ठीक है। बेसल के 3 बेसिक लेक्चर्स के बाद हमने एक्सक्लूसिवली सीआईबी बीएफएम के मॉड्यूल बी को टच किया था, और उसमें से हमने सबसे पहले यूनिट 10 स्टार्ट करी, क्योंकि यूनिट 10 से ही बेसल का स्टार्टिंग है। हमने 1 2 का रिव्यू लिया, कुछ ऐसे पॉइंट बताए, कई ऐसी चीजें डिस्कस करी जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या वर्ड है, लेकिन जब ग्रेजुअली हम लोग सीआईबी की तरफ जाएंगे, बेसल को और कंप्लीट करेंगे, ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा जो एक्सक्लूसिवली सीआईबी का है, तो ऐसे करते करते हम और अंदर चलते जाएंगे। और जिन लोगों का ऑप्शनल रिस्क मैनेजमेंट है या रिस्क मैनेजमेंट में, अगर वो चाहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में आगे एक अलग से पेपर पास करना, इलेक्टिव में पास करना चाहें, मतलब सीआईबी करने के बाद भी रिस्क मैनेजमेंट, तो कम से कम उस रिस्क मैनेजमेंट का 60 से 70% अगेन फिर यही होगा। तो इसलिए बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिए कि बेसल क्या चीज है, कैसे चल रही है। और क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोगों से जो यूट्यूब पर हैं या जो लोग जूम पर हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सीआईबी को जेआईबी की तरह मत लीजिए। और कोई भी टॉपिक पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट में मत पढ़िए, आप रिवीजन करिएगा उसका शॉर्टकट में। लेकिन एक बार सिलेबस को कंप्लीटली कंप्लीटली जो आपकी बुक है, उस बुक से एक एक लाइन को कवर करते हुए चलिए। मैंने अभी आपके माइक म्यूट कर दिए हैं, जैसे मेरी बात को आप सुने। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सीआईबी है, जेआईबी नहीं है। और 4 टाइम 10 टाइम 8 टाइम से आप सीआईबी दे रहे हैं जो लोग, और कई लोग तो रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन सीआईबी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अगर आप कमिटेड हैं, करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक बार आप कंप्लीट बुक को रीड कर लीजिए एग्जाम से पहले। और एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम जब 1 वीक या 15 डेज में रिवीजन करते हैं, तब आप इन चीजों पे देखिए कि शॉर्टकट में कैसे आप देखें टॉपिक को। ठीक है। ये स्क्रीन पर जहां तक हमने कवर किया था उसके बाद हम कवर कर रहे हैं। हमने अमेंडमेंट, मार्केट रिस्क और नीड्स एंड गोल्स 1 2 3 काफ़ी चीज़ें करी। और जो लोग आज क्लास में पहली बार हैं तो डेफिनेटली उनको पहले के लेक्चर देखने चाहिए। आप ये जो देख रहे हैं कि इसमें कई जगह पर हम लोगों ने लाइन मार्क करी हुई है या कुछ किया हुआ है, तो उसका रीजन है, वहाँ कुछ समझा रखा होगा। ठीक है, चलिए। अब जो ये रेगुलेशन है, रेगुलेशन में जो कैपिटल का वो था, वहां से बात ये है, कंपोजिशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब ये है कि कौन कौन सा पार्ट कितना कितना लिया जाएगा। और इसको हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने माइंड को ना थोड़ा फैक्ट से आगे ले जाइए। नया सिलेबस में साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है, कॉन्सेप्चुअल अपग्रेडेशन, साफ साफ लिखा हुआ नए सिलेबस में। और मैं हमेशा जोर देता हूं, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। तो उससे क्या है, दो वो क्वेश्चन जो आपने नहीं भी पढ़े होंगे उसको भी अटेम्प्ट कर पाते हैं आप। ठीक, तो दिमाग को थोड़ा सा ऐसे खोल लीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रट नहीं रहे। एक एक चीज को समझने, उसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर फैक्ट पे जाइएगा, पहले समझिए ऐसा क्यों है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो भी कैपिटल चाहिए वो कौन कौन सी कैपिटल किस किस फॉर्म में कितने कितने परसेंटेज तक चाहिए। ठीक, तो जब नॉर्मल बात आती है तो हमेशा जो क्रार वर्ड है, क्रार के लिए इंडिया में हमेशा बात आती है 9%। ठीक है,
और एक वर्ड कई बार ऐसा पूछा जाता है कि विद रिगार्ड टू द बेसिल 3 विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट या करेक्ट। तो 3-4 सेंटेंस के साथ एक सेंटेंस ये होता है एन ऑनगोइंग बेसिस, यानी ऑनगोइंग माना लगातार रखनी है, हमेशा रखनी है। ऐसा नहीं कि 31 मार्च को होनी चाहिए, कोशिश ये है कि हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। अदर देन कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब ये जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है और काउंटर साइक्लिकल बफर है, इसके लिए आरबीआई टाइम टू टाइम कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें बेसल 3 की और बात करें आज की डेट की, तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर को भी अब क्रार प्लस में शामिल कर लिया, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ डेट थी वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आरबीआई विल टेक इनटू अकाउंट द रेलिवेंट रिस्क फैक्टर and the internal capital adequacy assessment for each bank to ensure the capital held by the bank is commensurate with the bank's overall। कहने का मतलब ईच एंड एवरी बैंक को अपने रिस्क को कॉमनस्यूरेट करना, यानी उसके एट पार करने, उससे लड़ने के लिए रखनी पड़ेगी, ठीक है। दिस वुड इंक्लूड अमंग अदर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन आइडेंटिफाइंग। अब देखो कुछ वर्ड आ रहे हैं, ध्यान से देखो। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में एक आया आई, एक आया एम, फिर एक आया एम और फिर एक आया एम, ठीक है। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अच्छी तरह से बेसल पढ़ा हुआ है, आपने आगे चैप्टरों में हम देखेंगे कि जो बेसल का जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, उस मैनेजमेंट को जो वर्क दिए गए हैं, यानी रिस्क मैनेजमेंट में या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में 4 वर्ड्स आपके यूज होते हैं। पहला कौन सा होता है, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। मैं देखूं आपका माइक मैंने खोला है नहीं खोला है। आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई, क्या है सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम आइडेंटिफाइंग बोल रहे हैं। उसके बाद है मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। और उसके बाद मॉनिटर, मॉनिटरिंग, हाँ, इसको मॉनिटर को मैं ऐसे बोल रहा हूं, मॉनिटर एंड कंट्रोल, ठीक है। और लास्ट वर्ड क्या है, मिटिगेशन। मिटिगेशन। ये 4 वर्ड अपने माइंड में रखिए। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो रिस्क मैनेजमेंट में ये 4 एरियाज हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना और मिटिगेट करना, ठीक है। तो ये इसने एक बात बोली है। आगे देखिए, अब यहां पे बोलता है मैनेजिंग वेरियस रिस्क इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक। तो ये भी एक पॉइंट निकल के आता है कि बैंकिंग बुक में जो रिस्क होता है उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। और लिक्विडिटी रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क एंड रेजिडुअल रिस्क, ठीक है। एक तो बैंकिंग बुक के इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसके अलावा जो अदर रिस्क हैं जैसे लिक्विडिटी रिस्क है, कंसंट्रेशन रिस्क है, रेजिडुअल रिस्क है, उन सबको मैनेज करना। Accordingly, the RBI will consider prescribing a higher level of minimum capital for each bank under Pillar 2 framework on the basis their respective risk profile and their risk management system। यहां बोल रहा है Pillar 2 framework। तो बता सकते हैं Pillar 2 क्या है अपना? सुपरवाइजरी रिव्यू, सुपरवाइजरी रिस्क और रिव्यू प्रोसेस, SRP, ठीक है। In terms of Pillar 2 requirement, banks are expected to operate at a level well above the minimum requirement। इसका मतलब ये हुआ कि जो Pillar 2 है वो Pillar 1 को सपोर्ट करता है, यानी Pillar 1 का काम आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तक हो गया। उसके बाद सुपरवाइजरी, तो ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि Pillar 2 जो होता है Pillar 1 को सपोर्ट करता है। बैंक
शुड कंप्यूट बेसल 3 कैपिटल रेशियोज। अब ये एक कॉमन फॉर्मूला आ गया। इस कॉमन फॉर्मूले में क्या चीज है कि पहले बोलता है यहां पे सेट 1, फिर बोलता है सेट 1 प्लस 81, और फिर बोलता है टोटल। नीचे का पोर्शन सेम है, पहले वाले में सेट 1 लिख दिया, यानी आपके पास जितनी भी CET1 कैपिटल है वो यहां लिख देंगे। दूसरे बोला आपके पास टीयर 1 टोटल। अब टीयर 1 में कौन सी दो आती हैं, सेट 1 एंड 81। थर्ड वाले में बोला टोटल, ठीक। और जो रिस्क वेटेड एसेट है किसके लिए कैलकुलेट करना है, क्रेडिट के लिए, मार्केट के लिए और ऑपरेशन के लिए। लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने एक बात डिस्कस करी थी कि मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क वेटेड एसेट डायरेक्ट नहीं निकलता। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज निकालना पड़ता है। और जो कैपिटल चार्ज है इसको डिवाइड करना पड़ता है किससे, 0.09। 0.09 से। उसके बाद ये बनता है मार्केट का और ऑपरेशन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत कॉमन सा है और आपको आ गया होगा। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि RWA हमको दे रखा है 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और कैपिटल मेरे पास 990 करोड़ है। तो मेरा क्रार कितना होगा, कैलकुलेट करिए जल्दी से बताइए। 990 by 10,000 हाँ, इंटू 100। 100। अब मैंने 100 क्यों करा, ये जो परसेंटेज ऊपर लिखा निकालने हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज रेशियो। 9.9। हाँ, रेशियो है। लेकिन हम लोग क्रार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में। परसेंटेज और किसी का भी परसेंटेज कन्वर्ट करना तो इंटू क्या करते हैं, 100, ठीक है। तो हमारे 30 यहाँ से कैंसिल हो गए, और ये तो इसका मतलब हमारा क्रार कितना है, 9.9। सिंपल चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये जो अब आ रही है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो क्रेडिट रिस्क का या जो कैपिटल रिक्वायरमेंट का न्यूमेरिकल है 5 मार्क्स आपको दे सकता है। पिछले बार जिसने एग्जाम दिया था, मैं जानना चाहता हूं क्या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आया था। आया था सर। आया था सर। आया था, ठीक है। और अक्सर आता है, तो इसलिए हम लोग अगर इसके फैक्ट को ध्यान में रख के चलेंगे तो हम न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले क्या याद होना चाहिए आपको, बेसिक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला हमारा बहुत इजी है, ये जो ऊपर है ये जो दिखाया अभी हमने, इजी है ना फॉर्मूला। अब फॉर्मूला याद हो गया, उसके बाद आपको इसको बोलते हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मिनिमा एंड मैक्सिमा। इसका मतलब कोई स्टूडेंट बता सकता है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। सर मिनिमा तो रहता है, मैक्सिमा तो कोई रहता नहीं। चलो, मैक्सिमम अरिंदम जी की बात को कोई आंसर कर सकता है। सर मैक्सिमम यानी कि आपने मैक्सिमम कितना करना है, मिनिमम तो इतना करना ही करना है मिनिमम में, यानी कि नो स्टेट 1 में करते हैं। नहीं, अभी अरिंदम जी ने बोला मैक्सिमा तो नहीं होता, लेकिन बेसल में तो मैक्सिमा है। हाँ है ना सर, वो 80 में मैक्सिमम 2%, उससे ज्यादा करोगे तो हाँ, समझे अरिंदम जी, क्या सर? मैक्सिमा भी है बेसल में कि आपका 81 मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 81 में मैक्सिमम रहता है 1.5। हाँ, और इसमें भी मैक्सिमम रहता है 2%। इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। मैंने सर लेक्चर में समझाया था
कि है आपके पास सर। एक ऐसा लैंड पड़ा हुआ है जो 4 एकड़ लैंड है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। सर आपने लास्ट ने बोला था ना, एडिशनल टायर 1 अगर ज्यादा हो तो वो कोर कैपिटल की तरह ट्रीट होता है। नहीं नहीं, वो एडिशनल टायर 1 में नहीं था। वो टायर 2 में था। नहीं, टायर 2 में भी नहीं था। उससे ज्यादा का कोई वैल्यू ही नहीं है सर, मतलब वो कोई कैलकुलेशन में वैल्यू आता नहीं ही है, नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। मैंने बोला ना, आपका एक 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 मैन का स्टैंडर्ड वेट कितना होना चाहिए, कोई बताओ जरा। अकॉर्डिंग टू हाइट। हाँ, हाइट के अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग हाइट। लेकिन बेस्ट वेट कौन सा होता है? 60 to 70। हाँ, 50 नहीं, 60 to 70 ज्यादा हो जाता है। अगर 50 to 60 वेट है तो वो वेट ठीक है। अब उसके बाद आपका 20 केजी का फैट है, तो वेट तो आपका 80 केजी हो गया, लेकिन इसको डॉक्टर मना करता है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर है। ठीक है, तो कोर कैपिटल जो हमारी है, उस कैपिटल में, कोर कैपिटल में सेट 1 जो है हमारी, वो कितनी रहनी चाहिए उस पे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते रहेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल में ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सबको क्लियर, कोई ऐसा स्टूडेंट यहां पर नहीं होगा या बैंकर यहां नहीं होगा जिसको ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई होगी। और हाँ अगर सर। ये चीज अभी समझ में नहीं आई है तो आपको पिछले लेक्चर देखने चाहिए। ठीक, एक पॉइंट और क्लियर करते हैं यहां पे। गोइंग कंसर्न कैपिटल, गॉन कंसर्न कैपिटल, ये आपने ये भी बोला क्वेश्चन था। कई बार आया। हम्म। सिंपल जो 1 मार्क्स के आ जाते हैं कभी कभी, तो उसमें ये हम्म। बना है आपका। ठीक है, ओके आगे। सर। From regulatory capital perspective, going concern capital is the capital which can absorb losses without triggering bankruptcy of the bank. यानी आपकी वो हेल्थ, जब आप बीमार पड़े तो बिना किसी सप्लीमेंट लिए हुए आप ठीक हो जाएं, उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। और बीमार पड़ने पर आपको डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन तक 2-2 किलो दूध पीजिए, वो आपका एडिशनल है। ओके वो गॉन कहता गॉन। गोइंग कंसर्न में डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। कई बार आपने देखा होगा, आपको एक दिन बुखार होता है तो नहीं जाते आप डॉक्टर के पास, या एक दिन खांसी जुकाम हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं करते। तो उतना जो आपका कैपिटल है वो वहां यूज हो जाए, उसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं। यानी वो टीयर 1 है आपका। गोइंग कंसर्न क्या है आपका? टीयर 1 है। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आया है मिनिमा, तो मैंने बोला था, और दूसरा मैंने क्या बोला था? मैक्सिमा। इस मैक्सिमा को यहां पे टेक्निकली क्या यूज किया गया है? लिमिट्स। लिमिट्स, यहां तक। ठीक है, ओके। आगे देखिए। एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस, it has been decided that scheduled commercial bank, excluding LAB, RRB, operating in a cell maintain a minimum total of 9% of total weighted asset, capital to risk weighted asset, जिसको क्रार बोलते हैं, और दिस विल फर्दर डिवाइड। उसको फिर उन्होंने डिफरेंट कर दिया, ब्रेक कर दिया। कल किसी स्टूडेंट ने हमें एक सजेशन दिया था कि हम लोग समझ गए, कॉन्सेप्ट हो गया, एक बार पढ़ लिया, लेकिन सारी परसेंटेज एक जगह पर अगर हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने उनको बोलता कि हम उसको रिवीजन टाइप में क्लास के बाद में थोड़ा डिस्कस करके देखेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल है, ये जो लाइंस हैं, इसका टेबल आपने कई बार पढ़ लिया। बहुत जल्दी जल्दी करूंगा। सेट 1 कितनी चाहिए? 5.5। एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, मिनिमम। टीयर 1 एटलीस्ट 7%। 7%। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम आ गया है। मैक्सिमम कैन बी एडमिटेड मैक्सिमम एट
1.5% RWA। ठीक है, अरिंदम जी ने एक पॉइंट बोला था कि इसका हम एक्सेस टीयर 1 में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरा पॉइंट ये है कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कुछ कैपिटल का एक्सेस का कुछ परसेंटेज टीयर 1 में ले सकते हैं। ठीक है, और वो लाइन जब आएगी तो मैं इस बात को एम्फेसाइज करूंगा। अगला देखिए, इसके बाद टीयर 2 टोटल कैपिटल के लिए तो बोला हुआ मस्ट बी 9% मिनिमम, और टीयर 2 कैन बी एडमिटेड मैक्सिमम टू 2%। ये क्लियर हो गई बात? सर और एक बार रिपीट बैंक कीजिए ना, है, ये टीयर 2 और एक बार रिपीट कीजिए ना। टीयर 2 मैक्सिमम कैन बी एडमिटेड अप टू 2%। ओके ओके। ठीक है, सर अब इसका बैंक मतलब है कि CET1 अगर 9% हो तो भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप देखिए, ये जो जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं, जिस दिन मैं ये टीयर 1 टीयर 2 बता रहा था, मैंने 5 केस कराए थे उस दिन, 5 बैंक के। हाँ 5 बैंक के अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे। उसमें पूछा जी। था आपसे कि कौन सा बैंक फेल हो रहा है, तो एक बैंक में मैंने सेट 1 को ही 9% ले लिया और बाकी सब नील कर दिया। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया था कि ये फेल है, लेकिन ये पास है। ठीक, a हाँ, bank चलो। has complied with a minimum tier 1 equity tier 1 और tier 1 capital। तो यहां पर उसने मिनिमम के लिए बोल दिया कि सब कुछ मिला लो, मिनिमम 9 होना चाहिए, लेकिन उसमें नियर 9 में ऊपर उसने सब टारगेट वो कर दिए। अब इसको देखिए, यहां पर जो बेसल 3 आया उसमें एक और ऐड हो गया। उसने क्या कहा, इन एडिशन टू सेट 1 बैंक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन क्या, सीसीबी। और इन द फॉर्म ऑफ, ये सीसीबी किस फॉर्म में रखना है आपको? सेट 1 सेट 1 सेट 1 फॉर्म के में रखना है। अब ये फाइनल, ये जो हमने लाइंस पढ़ी, ये वो फाइनल लाइंस है। ठीक है, इसको एक बार कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है ये वाला, मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो कितना होना चाहिए, 9%। और मिनिमम टोटल के साथ सीसीबी को जोड़ लें तो कितना होना चाहिए, 11.5। 11.5। अब रिवर्स चल रहे हैं। इसके बाद मिनिमम कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है T1 में। इसके बाद मिनिमम कहां लिखा हुआ है, CT1। ठीक है। तो आप देखेंगे एडिशनल टीयर 1 में कहीं पर भी मिनिमम नहीं लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम है, यानी ये इतना। ऐसे टीयर 2 में भी कहीं मिनिमम नहीं लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है, फैक्ट के हिसाब से भी और आपके क्वेश्चन के हिसाब से भी। यानी मैक्सिमम 0 भी हो सकता है सर? हाँ ठीक है, सो यानी मैक्सिमम 0 हो सकता है? नहीं मैक्सिमम 0 क्या मतलब, दैट मींस अगर जो मिनिमम है उसमें एक्सेस हो गया सर, तो मैक्सिमम वाला में 0 भी रहे तो चलेगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके सारे डाउट दूर कर देता हूँ। सर कहने का मतलब है अगर मिनिमम वाला विदाउट मैक्सिमम के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो मैक्सिमम 0 भी होगा तब भी पास हो जाएगा। हाँ ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, जरा देखो। जी जी जी। ये जो बैंक मैंने बनाया है, क्या ये बैंक पास है फेल है? पास है। पास है। यहां Yes, से sir. रिवर्स देखते हैं, पास। टोटल है, टीयर 1 है और सेट 1 है। केवल 3 चीज चेक करनी है। ठीक है, एक और बैंक में लिखता हूं, ये भी पास है। ये भी पास है सर। ये भी सही पास। ये भी पास है। मिनिमम से पकड़ना है, ये भी पूरा है, Yes, ये भी sir. पूरा है, उसके बाद ये मिनिमम है पूरा है, उसके बाद ये मिनिमम पूरा है। सर CCB का जो 2.5% है, तो बफर का इटसेल्फ जो मीनिंग होता है वो ऊपर नीचे होता है,
तो वो जो 2.5% वो एवरेज लेंगे, क्या मतलब किस नहीं हिसाब से नहीं, उसका 2.5 ये 2.5 तो फिक्स है, आज फिक्स की है? डेट में फिक्स है। मतलब 11.5% हमेशा रहना चाहिए फॉर द राउंड द क्लॉक हाँ 365। अब हो गया, 1 अक्टूबर 2021 से हो गया, तो सर फिर जिसमें बफर का क्या मतलब है? हाँ, बफर का तो होना नहीं चाहिए फिर वर्ड। ये जो बफर है, जब आपको कोई बीमारी ज्यादा लग जाएगी तो ये आपको हेल्प करेगा, बस इतना मतलब है। बफर का मतलब ही होता है व्हेन रिक्वायर्ड इट विल बी यूज्ड। तो सबसे पहले यही यूज होगा जो ये वाला बफर है आपका, जिससे क्या डिस्टॉर्ट नहीं होगा। तो सर अगर सेट वन बफर में यूज होगा तो बफर तो घट भी जाएगा ना? हाँ घटेगा बिल्कुल, आपको दोबारा मेंटेन करना है। अच्छा, तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर, वो एवरेज मेंटेन करना है या क्या है? किस नहीं हिसाब नहीं से मेंटेन नहीं, होता है? कंपलसरीली 2.5 पे आ गया है 1 अक्टूबर से। ओके सर। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ये बताइए, फेल है। फेल है, क्योंकि ये जो मिनिमम वाले हैं, ये वाला, फेल है सर। ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें कहीं पर भी अगर वो गड़बड़ करता है तो फेल है। ठीक है, Yes, लेकिन sir. अगर इससे ही कंप्लीट कर ले सेट वन से तो पास है। अच्छा एक और छोटा सा और, सीईटी और सीसीबी दोनों करते हैं। एक सेकंड, एक और 1.5। ये बताओ, Fail हुआ सर। ये पास है या फेल है? Fail है सर जी। सर ये शायद पास है, क्योंकि सीईटी 1 जो होता है और सीसीबी जो होता है वो एक तरह से ट्रीट होता है। इसलिए 5.5 और 2.5 8 हो गया यहाँ पर, वो शायद हाँ, पास है। लेकिन मैंने यहाँ पे टीयर 2 में नील दिया है। हाँ, पास, टीयर 2 हाँ पास चलो है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ मैं 2.5 चलेगा। लिखता, अब बताओ चलो। तो ये पास है सर। सर पास है, टीयर पास है, 2 तो मैंडेटरी नहीं है। हाँ इसीलिए पास है कि इसने यहाँ पे इन दोनों को मिला के ही 9.5 कर लिया। टीयर 2 नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए सर वो आगे बढ़ते हैं। 2.5 हटा देने से पिछले वाले क्या के चीज? सिनेरियो में 2.5 हटाने से फेल हो जाएगा, उसे सीसीबी भी तो करना है। सर वो तो 8 का तो 5.5 2.5% हो गया ना उसमें। नहीं 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 नहीं, उसको नहीं ऐड ये करना है, सीसीबी अलग से एडिशन है। इंडिविजुअल होना चाहिए। हाँ हाँ सर वो वो अलग से ठीक है, होना चाहिए। लेकिन सर कॉमन इक्विटी टायर 1 में अगर आपका 8% है, उसमें तो हाँ कोई भी बैंक माने जो मैनेजमेंट है वो तो बाइफरकेट ठीक है, करके ठीक है, दिखा सकता है मैं ना। आपकी क्वेरी समझ गया, आप मेरी बात सुनिए। अब इनको हाँ सबको सर। ऐड करते हैं तो कितना आता है जरा बताइए। 8+। 9.5 ना? अच्छा। यस सर, यस सर। तो ये वाली लाइन कंप्लीट होती है, लास्ट वाली? 11 नो हाँ नो नो 11 नो। नहीं हो रही ना? तो ये नहीं। मैंने ये उल्टा चलना है आपको। ठीक, ठीक है चलो। सर। ओवरऑल 11.5 भी आना चाहिए। हाँ अच्छा, अब जो है ये जो हेडिंग आ रहा है, इस हेडिंग को जिस दिन हम पहला दिन यूज करेंगे, क्या क्रेडिट रिस्क, उस दिन यूज करेंगे। ठीक है, जिस दिन हम फर्स्ट डे क्रेडिट रिस्क पढ़ेंगे उस दिन हम इसको यूज करेंगे। दिव्यांशी जैन, सर माइक ऑफ कर दीजिए। नहीं मैं बोला कर लिया उन्होंने माइक। चलो, तो कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट, जिस दिन हम क्रेडिट रिस्क की क्लास बोलेंगे कि आज क्रेडिट रिस्क शुरू हो रहा है, उस दिन हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले ये जो टीयर 1 टीयर 2 के कंपोनेंट हैं, इसको आज हम मतलब मेरा आज का एजेंडा क्या है कि टीयर 1 में कौन सी चीज आती है, टीयर 2 में कौन सी चीज आती है। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में उसी का यूज होगा। लिमिट लॉन्ग। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, जरा कोई स्टूडेंट बताएं कौन से पेज में है आपकी बुक के।
आपकी बुक के कौन से पेज में टीयर 1 टीयर 2 के कंपोनेंट दिए है? इसी चैप्टर में, द सेम चैप्टर। दिखा नो सर, मैं अभी तक तो नहीं सर। देखो दोनों जहां पे इस चैप्टर के बीच में आपका चैप्टर लेट सम अप करके क्वेश्चन भी आ गए, उसके बाद 274 एनेक्सर शायद टू आ यूनिट 10 सकता है। लिखा हुआ है। कौन सा पेज नंबर है? 274 आई थिंक सर, उसमें 224। 74 274 में सब लोग स्टूडेंट देख लीजिएगा, ठीक है? तो सर वो बाद में वहां देखिएगा क्या वही कैपिटल एलिमेंट्स है, टायर 1 हाँ, टायर वही 2, वही उसमें तो सर ज्यादा चीजें रहता नहीं हो तो याद रहता है। अभी याद देखिएगा, आज की क्लास यही है हमारी, ठीक है? चलिए, रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन बैंक्स अंडर बेसल 3। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे पहला हेडिंग है इंडियन बैंक। जब हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो उसका दूसरे का नाम देता है फॉरेन बैंक ब्रांचेस, दिया हुआ ना, यानी इंडियन बैंक और इंडियन बैंक 281 में में शायद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक 281 में होगा। कंप्यूटेशन ऑफ करार है, वही है ना सर? नहीं नहीं वो नहीं मिला सर अभी। सर 260 पे है, 260 करो ना सर। अब मेरे को, मैं सोच रहा था मैं बुक ना खोलूं तो आप लोग मेरे को बुक खुलवा रहे हैं। पेज नंबर है 259। 259 ओके। एलिमेंट ऑफ कॉमन हाँ, इक्विटी। एलिमेंट्स यहाँ पे है। देखिए, इससे आपका जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल के पॉइंट्स हैं इसमें सारे, जो क्रॉस चेकिंग है न्यूमेरिकल की, वो इन पॉइंट से होगी, ठीक है? तो इसमें मैं बता रहा था आपको कि एक तो इंडियन बैंक को क्या करना है, ठीक है? दूसरा, जो फॉरेन बैंक्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं उनको क्या करना है, ठीक? फिर अगर अगला हेडिंग देखेंगे आप, तो अगले हेडिंग में लिखा हुआ है कौन से एलिमेंट? टीयर 1, एडिशनल टीयर 1। और पहला हेडिंग क्या था? सेट 1। यानी जो आपका स्ट्रक्चर है सेट 1 81, इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, चाहे वो इंडियन बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक इन इंडिया हो। हर बैंक के लिए कहीं कुछ चेंज हो सकता है। आइए पढ़ते हैं इसको। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात, ये तो बहुत कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? कॉमन शेयर। तो सेट 1 में कॉमन इक्विटी शेयर आते हैं और जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पेड अप इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल इश्यूड बाय बैंक which meet the criteria for classification as common shares for regulatory purpose। यानी जिस भी बैंक के जो शेयर हैं उन शेयर्स की बात करिए, पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, ठीक है? दूसरा होता है स्टॉक सरप्लस। कोई मुझे बताएगा स्टॉक सरप्लस क्या होता है? स्टॉक सरप्लस, जब शेयर परचेज किए जाते हैं तो जो प्रीमियम कॉस्ट है, जब प्रीमियम पे लिया जाता है, बैंक आपसे प्रीमियम चार्ज करके, सपोज कीजिए किसी शेयर की कॉस्ट 10 रुपए थी जब इशू हुआ था, आज उस शेयर की कॉस्ट 18 रुपीज है, तो आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा? 18 रुपीज। ये 8 रुपीज स्टॉक सरप्लस में आ जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ कॉमन शेयर। जब कॉमन शेयर्स इशू करते हैं तो उसके फेस वैल्यू से ज्यादा जितना आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक सरप्लस बोलते हैं, ठीक है? सेकंड चीज है, थर्ड आती है
स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ऐसे कोई भी जो लॉ में है, लॉ में लिखा हुआ है कि इतने आपको रिजर्व रखने ही रखने हैं, उसको भी आप सेट वन में लेते हैं। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग ऑफ द सेल प्रोसीड, इस पॉइंट को समझिएगा। ये जो स्टॉक सरप्लस था वो कॉमन शेयर की सेल पर था। ये कैपिटल रिजर्व जो है ये आपका इस एसेट की सेल से जो आता है आपका। अब एसेट की सेल से था, जब आप कोई भी आपके एसेट्स हैं उनको सेल करते हैं, तो सपोज कीजिए वो 5 रुपये का आपने लिखा हुआ है और सेल हुआ वो 10 रुपीज का, तो 5 रुपीज आप कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में रख देते हैं। अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स अगर कोई भी है, बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट होता है वो उससे पहले वाली कैपिटल में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, बैंक में रिकॉन, इस पॉइंट को समझिएगा, ये पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। क्या है पॉइंट समझिएगा। उसने कहा कि आप क्वार्टर में भी अपनी हेल्थ अच्छी शो कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग कैपिटल का डिक्लेरेशन 31 ऑफ मार्च को करते हैं, लेकिन पूरे 12 मंथ में 4 क्वार्टर भी हैं। तो ये 4 क्वार्टर हैं, इन 4 क्वार्टर्स में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसको भी आप अपनी करंट कैपिटल में जोड़ सकते हैं। जैसे बैंक्स में रिकॉन द प्रॉफिट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑन ए क्वार्टरली बेसिस प्रोवाइडेड द इंक्रीमेंटल प्रीवियस प्रोविजंस मेड ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट एट द एनी of the 4 quarter of the previous financial year have not deviated more than 25% from the average of 4 quarter। अब क्या मतलब है इसका? देखो, आपको एनपीए में प्रोविजन करनी पड़ती है, एनपीए की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और वो प्रोविजनिंग बोलता है एवरेज, यहां बोला हुआ है नॉट डेविएटेड मोर देन 25% ऑफ द एवरेज ऑफ द 4 क्वार्टर। जो आपके 4 क्वार्टर का एवरेज है उससे 25%, जैसे लास्ट ईयर में किसी क्वार्टर में आपने प्रोविजन किया था 80 करोड़ का, और इस बार आपने किया प्रोविजन क्वार्टर 1 में, ये आया 110 करोड़ का। तो आप को आंसर करना है कि क्या ये डेविएट हुआ या नहीं हुआ 25% से? बिल्कुल हुआ। कैसे? इसका 25% 20 होता है। अगर ये प्रोविजन 100 करोड़ तक होता तो ओके था। तो कहते हैं अगर आपका विद इन 25% डेविएट हो रहा है इस ईयर में, तो आप उस क्वार्टर का प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। और आगे देखिए, The amount of which can be reckoned would be arrived at the using the following formula। अब ये फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीज है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसने बोला एलिजिबल प्रॉफिट अप टू द क्वार्टर टू द ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। टी का मतलब है 1 से 4 क्वार्टर, तो यहां पर जो टी है इसका मतलब, इस टी का मतलब है कि कितने क्वार्टर हो गए आपके, और माइनस 0.25 into average annual dividend payout during the last 3 years। तो सपोज कीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, एवरेज एनुअल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। सपोज कीजिए आपने जो डिविडेंड पेड किया लास्ट 3 ईयर में 50 करोड़ दिया, तो यहां पे क्या करा इन्होंने 50 इंटू, और ये 3rd क्वार्टर है मान लिया, तो यहां पे क्वार्टर नंबर क्या आ जाएगा 3। यानी जो भी आप एवरेज कर रहे हैं उस एवरेज का नंबर ऑफ क्वार्टर
इंटू 25 यानी 0.25 यानी 25%, और 25% को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो वो 3 क्वार्टर का हो गया। तो इससे कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगा, यहाँ थोड़ी सी फिगर ऐसी ले लेते हैं जिससे आपको 60 लेते हैं इसको। तो 60 का 25% होगा 15, 15 3 45, तो ये कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, अब एनपीटी थर्ड क्वार्टर में आपने रिजल्ट निकाले 120, आपका ईपीटी ये होगा। इसको आप क्या ट्रीट कर सकते हैं? कैपिटल में। मैं आप लोगों का माइक खोलूंगा और आपसे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि डाउट है कुछ, बोलिए। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये एनपीटी, तो जैसे ये तीसरे क्वार्टर का ये 1 2 3 तीनों क्वार्टर का जोड़ के 60 आया ना, किसी में 15, किसी में 18, किसी में इस तरफ। चलो इसका आंसर मैं देता हूं। प्रॉफिट हमेशा क्यूमुलेटिव निकलता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब हो सकता है कि क्वार्टर 1 में आपको लॉस रहा हो, क्वार्टर 2 में प्रॉफिट रहा हो, और क्वार्टर 3 में प्रॉफिट रहा हो, लेकिन क्वार्टर 3 का जब आप बैलेंस शीट डिक्लेयर करते हैं तो उसमें 9 मंथ का इनकम और एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। उससे आपको रिजल्ट जो मिला, वो रिजल्ट कैसा मिला? 120 करोड़ मिला। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर, ये जो डेविएशन की बात की है यहाँ पे 25% की, ये अगर गुड साइड में हो जाए, मतलब आपने बताया कि 80% 80 करोड़ का एनपीए प्रोविजनिंग का बताया था, मान के चलिए सर कुछ 50 करोड़ का प्रोविजनिंग इस बार करना पड़ रहा है, तो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं? आपने जो लास्ट 4 क्वार्टर का जो एवरेज था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उससे ज्यादा कर रहे हैं प्रोविजन या कम कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये डेविएशन की बात की है 25%, तो वो ये मतलब मोर देन लिखा है ना। अच्छा, अब मैं समझ गया। आपका कहना यह है कि ये डेविएशन डाउन की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी ना? क्या सर? है ना? चलो इसका एग्जांपल देता हूं मैं। जब आप लोन एप्लीकेशन अपने जोनल ऑफिस भेजते हैं डेविएशन के लिए, तो प्लस के लिए भेजते हैं, माइनस के लिए भेजते हैं? प्लस के लिए भेजते हैं। हैं? प्लस के लिए भेजते हैं। माइनस के लिए मतलब अच्छा ठीक है, मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत हो सकता है। मींस कुछ कमी है उसमें, मतलब जेडो भेजने का है, उसको फुलफिल करना है, हाँ। उसको रिमूव कराने के लिए। तो यहाँ जो डेविएशन वर्ड है वो नेगेटिव में यूज किया है, मतलब कि अगर आपका उससे ज्यादा हो रहा है प्रोविजन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि प्रोविजन ज्यादा करने का मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल प्रोविजन। प्रोविजन ज्यादा करने का मतलब क्या है? लोन बढ़, एनपीए बढ़ा आपका, तो वो एनपीए जो है वो आपका 25% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, एनपीटी क्या है? एनपीटी नेट प्रॉफिट। अच्छा, मतलब अप टू द क्वार्टर। अब चलो एक न्यूमेरिकल देता हूं इसमें, मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं। एनपीटी जो है वो 20 करोड़ है, क्वार्टर आपका सेकंड है, ठीक है, और एवरेज डिविडेंड 60 है। जरा आंसर बताइए कितना प्रॉफिट हम लोग ऐड कर लेंगे कैपिटल में? लास्ट ईयर की कैपिटल 400 करोड़ है, तो लॉस जाएगा ना सर ये वाला? है ना? लॉस है ना? तो क्या लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्योंकि आप तो जो लास्ट ईयर डिविडेंड बांट दिए थे उतना तो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं, तो नहीं लेंगे। अच्छा, अब यहां पे सेकंड केस में करते हैं।
हम करते हैं कि लास्ट ईयर 20 करोड़ का डिविडेंड दिया था हमने लास्ट 3 ईयर में एवरेज, तो क्या करेंगे? लॉस है तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये कर सकते प्रॉफिट हैं। हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा? 5 पक्का? 10 ना, 10 10 तो 10 देखो 22 जा कितना हो गया? 40, 40 का 1/4 कितना हो गया? 10, तो हो 10 जाएगा 20 माइनस 10, यानी आपके पास 10 करोड़ एक्स्ट्रा है। तो जब बेसिल का रिपोर्ट बनाओगे तो वहां पे कितना कैपिटल दिखाओगे आप? 10 करोड़ बढ़ा के दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन आपका प्रोविजन जो है एनपीए का लास्ट ईयर के प्रोविजन से 25% डेविएट नहीं होना चाहिए, यानी इस बार ज्यादा प्रोविजन नहीं होना चाहिए आपका, यानी ज्यादा एनपीए नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है सर ये जो अच्छा। प्रोविजनिंग की बात की है यहाँ पे, सर तो प्रोविजन होने के बाद ना एनपीटी निकलेगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल उसी के बाद निकलेगा, उसी के बाद प्रॉफिट निकलेगा। आफ्टर प्रोविजन। हाँ हाँ, तो एनपीटी जब हम लोग को मिला है तो उसमें प्रोविजन का कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है शायद। है ना, है। वो कह रहा है कि इस बार आपने बहुत कमाई करा लेकिन आपने एनपीए भी बढ़ा दिया, तो नहीं लेना है। ये मतलब एक तरह से डेंजर सिग्नल है। चलो एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं आप लोगों से कि बेसिल ने इतना ये क्लॉज क्यों लाया बेसिल, जरा बता सकते हैं? बैंक्रप्सी, मतलब बैंक फेलियर ना हो। बेसिल का पहला पिलर क्या कहता है? कैपिटल एडिक्वेसी कहता है ना। लास्ट ईयर जब क्लोज हुआ तो आपका स्क्रार 9.5% था, ठीक है, ओके था बैंक आपका? यस सर। था। अब उसने इस ईयर में 10,000 करोड़ के एडवांसेस कर दिए 2 क्वार्टर में, क्वार्टर 2 तक। तो ये जो क्वार्टर 2 में इसने एडवांसेस किया, इसके अगेंस्ट में उसको 9% चाहिए ना, यस। यानी 9% चाहिए तो कितने परसेंट चाहिए? 900 करोड़, 900 करोड़ चाहिए ना। 90। उसका जो पिछले बार का प्रॉफिट था, पिछले बार का कैपिटल था, वो 8,000 करोड़ था, सॉरी 800 करोड़ था, लेकिन वो कहता है कि 900 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ कहां से लाएगा? देखो सीआईबी वाले स्टूडेंट्स की तरह पढ़ने की समझ की है, जब आप ऐसा समझ के पढ़ेंगे तो आके ये नहीं कहेंगे साहब समझ में नहीं आया पेपर में क्या आया था। तो मतलब वो सर ये आउट ऑफ या तो प्रोपोर्शन ग्रोथ प्रॉफिट भी बढ़ाएगा अपना, वरना कैपिटल रेज करेगा। देखो उसको 100 करोड़ कैपिटल चाहिए, जी तो इस क्वार्टर में उसने अपना प्रॉफिट भी तो डिक्लेयर किया होगा कुछ, यस। उस प्रॉफिट को लेने के लिए ये फिनोमेना बनाया। एक और लॉजिक दे सकता हूं मैं, अगर बेसिल हमको केवल ईयर एंड में मेंटेन करना पड़ता तो क्या इस फॉर्मूले की जरूरत थी? नहीं तो सर जरूरत तब वो नहीं फिर थी। एडवांस ही नहीं कर पाता ना। नहीं एडवांस तो करते रहता वो, लेकिन नहीं, कैसे कैलकुलेट कब करते? करना था उसको? ईयर एंड में तो फिर वो डीटी ईयर का में कुछ यूज नहीं है, टी का ईयर कुछ एंड यूज में ईपीटी इज इक्वल टू एनपीटी हो जाता है सर। वो तो वहां हो जाता सीधे सीधे, ठीक ईपीटी है। इज इक्वल टू एनपीटी हो जाता है। हाँ तो वहां पे वो इंटू 4 और कुछ नहीं करना था, सीधे जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में ऐड कर ले, और जो एडवांसेस के अगेंस्ट में जितना कैपिटल चाहिए थे उतना मेंटेन अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जब उन्होंने बोल दिया हर क्वार्टर में डिक्लेयर करो, आपने देखा होगा उसमें पब्लिश होती है रिपोर्ट ना, क्वार्टर एंड रिपोर्ट होती है ना पब्लिश। हाँ सर कंपनियों की होती है। हाँ तो क्वार्टर एंड में जब उनको बोला जाएगा भाई अपना बेसिल बना के रखो करार,
तो उनको एक लिबर्टी दी कि आप अपना इस क्वार्टर का प्रॉफिट भी ऐड करके रिपोर्ट दीजिए, और उस क्वार्टर का प्रॉफिट ऐड करने की उसने 2 कंडीशन लगाई है। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन कि इस बार के उसके जो प्रोविजन है वो लास्ट ईयर के जो 4 क्वार्टर के प्रोविजन थे उससे क्या नहीं होनी चाहिए, 25% से 25% ज्यादा से नहीं होना ज्यादा चाहिए। नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा उसने बोला कि आपका जो डिविडेंड है जो लास्ट ईयर में दिया था 3 ईयर में, उसका 25% से प्रॉफिट आपका हर कंडीशन में ज्यादा अगर होगा तभी आप उसको ऐड कर पाएंगे, नहीं तो आप एक तरह से नुकसान में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड कब पेमेंट होता है? प्रॉफिट के जब बाद। प्रॉफिट होता है, मतलब ईयर एंड के बाद ही तो होता है, हाँ सर। मतलब बीच में तो नहीं होता ना डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड जो हाँ, एनुअल बीच में तो जनरल नहीं मीटिंग में डिक्लेयर होता है साल में एक ही बार तो होता है। होगा। कर सकते हैं, आई थिंक सर 2 बार भी कर सकते हैं। अच्छा है ऐसा? लेकिन वो प्रॉफिट मुझे के बाद ही डिक्लेयर करते होंगे पूरे साल के। सर आई थिंक होता है, हाँ। क्योंकि सर एमआरएफ का डिविडेंड बार बार देता है वो। अच्छा, वो क्वार्टरली प्रॉफिट पे भी देता है? आई थिंक सर वो देता है। अच्छा, उसकी जब वो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती होगी तो उसके बाद वो डिविडेंड देता होगा, है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो वो जो भी डिविडेंड दे रहे हैं आप, इसने जो कंसीडरेशन लिया, इसने कौन से वाले डिविडेंड से कंसीडरेशन लिया हुआ है? लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर के एवरेज से लिया हुआ है। एवरेज, हाँ। तो लास्ट 3 ईयर में जो भी आपने डिविडेंड दिया हुआ है एवरेज, उससे ज्यादा का प्रॉफिट अगर यहां आप लेके आ रहे हैं तभी आपको इस बार के कैपिटल में ऐड करने की परमिशन है। ठीक, चलो सर कैपिटल अगला। में कितना परसेंट ऐड होता है, इसका कोई फॉर्मूला है? कैपिटल में डिविडेंड कितना परसेंट ऐड होता है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। ना डिविडेंड बोर्ड नहीं, ऑफ डायरेक्टर। सर वो अच्छा, डिविडेंड को हम लोग decision होता है। इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं सर। किसको? जो पहले मिल जाता है। हाँ, पहले मिल जाता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोल सकते हैं। हाँ, वो ये है कि जब उनको लगता है कि हमारा लास्ट ईयर से हम 10,000 का डिविडेंड हमेशा देते आए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कि हम क्वार्टरली जो है 1,000 पहले से दे देंगे। हाँ वो ठीक है, ठीक। एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने जेआईबी 1-2 साल पहले किया होगा, वो ये वाली चीज पहले कहाँ पे थी? पहले टीयर 2 में थी। पहले टीयर 2 में थी। ठीक है, ये जब आपका 2018 में बुक आया और सर्कुलर में चेंज हुआ था, तब से ये कहाँ हो गई? सेट 1 में। कहाँ हो गई है? सेट 1 में 45% लेते हैं। हाँ, ये है रिवैल्यूएशन रिजर्व एट डिस्काउंट ऑफ इतना। और सर तो आपका अगर फॉरेन रिजर्व का 75% लेते हैं शायद T1 में। फॉरेन रिजर्व का 75%। अच्छा, ये पॉइंट अभी मतलब मेरे को स्ट्राइक नहीं करा, कहीं आएगा तो फिर उसमें रिकॉल करेंगे। अपने ओके एडवांस सर। बता दिया है। ठीक, ओके ओके। चलो। रिवैल्यूएशन रिजर्व एट डिस्काउंट ऑफ 55% मीन्स अगर मेरा एक वैल्यू रिवैल्यूएशन 10,000 करोड़ का आता है तो मैं सेट 1 में कितना लूंगा? 45%। 4500 करोड़। ये सब न्यूमेरिकल के पॉइंट हैं। अगर केस स्टडी आएगा और 5 मार्क्स चाहिए आपको, तो ये सारे पॉइंट वहीं एक ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होंगे। और अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो 1 या 2 क्वेश्चन सिंपल आ सकता है कि इसमें से टीयर 1 के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक, अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व को समझ लीजिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व वो होता है जब आप कोई अपना पुराना एसेट है आपके पास जिसका बुक वैल्यू कम है, जैसे आपकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग है कोई है, उसका बुक वैल्यू 1 लाख है, आपने रीवैल्यूड कराया तो कितना हो गया? 1 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़। तो अगर आपका पुरानी कोई बिल्डिंग है, उसको रीवैल्यूएशन कराने पे 1 करोड़ हो गया,
अगर आपका 1 करोड़ हो गया तो आप इस बार के बैलेंस शीट में अपना कैपिटल 45 लाख से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर आपका कैपिटल 100 करोड़ था तो इस बार आपका कैपिटल कितना ट्रीट हो जाएगा? क्लियर हुआ पॉइंट ये? हाँ सर। ठीक है सर सर हाँ बोलिए। रिवैल्यूएशन कराने से नेट वर्थ शायद उतना अमाउंट कम हो जाता है कंपनी का। क्या हो जाता है? नेट वर्थ जो होता है ना, नेट वर्थ घट हाँ, जाता है हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व का। कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है मगर नेट वर्थ शायद कंपनी का कम हो जाता है। कोई क्यों होगा अकाउंट का सर? कोई स्टूडेंट इसको क्लेरिफाई कर पाएगा इस पॉइंट को इनके? सर वो क्यों होगा सर? क्योंकि सर नेटवर्क तो रिजर्व प्लस सरप्लस होता है, हम्म तो रिजर्व प्लस सरप्लस में सर वो रिवैल्यूएशन का कहाँ पे आ जाएगा? नहीं, ये तो सीधे सीधे उसका जो रिजर्व है ना उसको ऐड कर रहा है ना। हाँ सर, रिजर्व को तो ऐड कर रहा है, तो रिजर्व एंड प्लस सरप्लस में आ रहा है, तो उसको फिर कम कैसे हो जाएगा? देखिए नेटवर्थ में जो कंटेंट ऐड होता है, पेड अप शेयर कैपिटल ऐड होता है, रिजर्व ऐड होता है, बैलेंस शीट का पीएल साइड का यानी क्रेडिट बैलेंस ऐड होता है और Profit add रिवैल्यूएशन होता है। माइनस होता है। आप यूसी सर का जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, वहां पर बोला हुआ है इन डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो अरिंदम जी बोल रहे हैं ये प्योर अकाउंटिंग टर्म्स में एक एक्सप्लेनेटरी किया है। सर ये जो रिवैल्यूएशन की बात की, आई थिंक सर वो डेप्रिसिएशन माइनस होता है उस केस में। डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। नहीं सर, जो सर रिवैल्यूएशन मतलब सर वो एक मतलब सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, क्योंकि उसमें वैल्यू घटता है, इसमें वैल्यू बढ़ता है। हाँ तो Depreciation रिवैल्यूएशन minus में तो होता है। बढ़ेगा ना। हाँ, तो है। डेप्रिसिएशन सर वही करते हैं, हम लोग एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, उसको मतलब टेक्निकली घटाते हैं, लेकिन बाद में पीएल एंड अकाउंट में उसको एडजस्ट किया जाता है। नहीं, मैं इस समय इस पॉइंट पे कुछ भी जो है क्लियर सर करने की मतलब सर स्थिति में नहीं हूँ। सिंपल मेरे हिसाब से सर, आई थिंक सर कोई भी सर आपका एसेट है जो कि डेप्रिसिएशन में आता है, तो उसको जैसे एडजस्ट किया जाता है, किसी एसेट का अगर एप्रिसिएशन हो जाए हाँ तो उसको भी तो एडजस्ट अच्छा। करना पड़ेगा ना। नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि लेकिन ये तो प्लस साइड में जाएगा ना फिर। हाँ ये तो प्लस में जाएगा ना, लेकिन अरिंदम जी तो कह रहे थे ये माइनस क्यों होता है? सर मेरे ख्याल से वो बैलेंस शीट को करने के लिए कुछ हो रहा है अकाउंटिंग में। हाँ सर, है सर। मैंने जो पढ़ा है रिवैल्यूएशन रिजर्व और इंटेंजिबल एसेट ये दोनों माइनस होता है नेटवर्थ में। मैं फिर अच्छा। एक बार देख लूंगा, आप लोग भी देख लेंगे। नहीं ठीक ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, ये अरिंदम जी जो आप बात बोल रहे हैं कि कोर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, और ये बैलेंस शीट एनालिसिस में एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और हाँ आपको सर। मालूम है कि जो रेशियोज का टॉपिक है और बैलेंस शीट का टॉपिक मैं नहीं लेता है, मालूम है ना आपको? ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। तो जब बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन होगा या मैडम लेंगे या यूसी सर या कोई भी और लेंगे तो ये पॉइंट पूछिएगा आप उससे, है ना। ठीक है, लेकिन आपने कोई क्वेरी रेज करी है तो इस पर मैं उनसे बात करके अगर बताऊंगा, कोई कल वाली या परसों वाली क्लास में अगर होगा तो मैं फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। चलो अगला पॉइंट क्या है? लेस रेगुलेटरी, एक चीज रह गई ये, while calculating capital adequacy at consolidated level, common share issued by the consolidated subsidiaries of the bank and held by third party which meet the laid down criteria। इस बात को समझ लीजिए, कल या परसों जब हम क्लास ले रहे थे तो एक बात बोली थी सोलो लेवल और कंसोलिडेट लेवल, आया था कहीं पे? हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ सर, मैंने आया बताया था एसबीआई, एसबीआई कार्ड, एसबीआई इंश्योरेंस और एसबीआई एसबीआई मेगा स्टोर, ऐसा हाँ बताया सर। था कुछ। हाँ सर, ठीक है, किया था। तो अगर एसबीआई लाइफ को तो लेंगे ही नहीं, मैंने लिखा था एसबीआई कार्ड फैक्टर। ले सकते हैं सर, हाँ एसबीआई कार्ड ले सकते हैं। एसबीआई कार्ड एसबीआई बता दीजिए। फैक्टर, एसबीआई फैक्टर एक सब्सिडरी है, इसका जो सेट वन है वो 500 करोड़ है।
और इसका सेट वन है 6,000 करोड़। तो यहाँ ये कह रहा है कि जब कंसोलिडेट आप करेंगे तो इसका वाला सेट वन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट है रेगुलेटरी एडजस्टमेंट डिडक्शंस applied in the calculation of common equity tier 1 to be deducted from sum of item to 1 to 7 ऊपर 1 to 8 ऊपर 1 to 8 के जितने आइटम है, अगर कुछ रेगुलेटरी एडजस्टमेंट करना है। रेगुलेटरी एडजस्टमेंट का हमेशा ये मतलब होता है जो एक्ट में बोला गया है आपसे, जो इसका कंपनी एक्ट का जो एक्ट है कंपनी का, उसमें अगर कुछ बोला गया है कि ये आप एडजस्ट करेंगे तो उन चीजों को आप एडजस्ट कर लेना, तभी आप डिक्लेयर करना कि मेरी सेट वन इतनी है। ठीक, अब बात करते हैं, अब ये आगे वाला जल्दी जल्दी होगा क्योंकि हमें सारे पॉइंट 10 के पॉइंट 10। हाँ सर, ये जो सर एसबीआई फैक्टर के जो एग्जांपल लिए उसमें सर जो सब्सिडरी होता है या फिर जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, जैसे एसबीआई का कोई स्पॉन्सर बैंक है, तो उस केस में भी वही मतलब फंडा लगेगा? हाँ, क्योंकि उसने अपना पैसा लगा रखा ना वहाँ पे। अच्छा सर, अगर ये फैक्टर जो मतलब उसका कुछ सीईटी बचा हुआ है इसलिए ऐड हो रहा है, अगर मान के चले सर कैपिटल इरोड हो गया है तो वो नेगेटिव में जा भी सकता है? जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट का मतलब प्लस माइनस सब इफेक्ट लेगा। ओके सर, ठीक है सर। और वैसे भी कैपिटल माइनस में नहीं होगा ना, फिर वो तो फिर बैंकरप्सी हो गया फिर। ठीक है, हाँ सर। चलो हाँ अब थोड़ा सा जितने पॉइंट पढ़े उसका एक बार रिवीजन होगा। किन बैंक्स के लिए? फॉरेन बैंक्स के लिए। क्या बोला उसने पहला वाला? इंटरेस्ट फ्री फंड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस का नाम क्यों आ गया यहाँ पे, बोलिए? क्योंकि इनका कोई हेड ऑफिस होगा। ये जो ब्रांचेज हैं इनका मान लिया न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में अगर कोई इंटरेस्ट फ्री फंड सेपरेट अकाउंट में होल्ड करें, कहां पे मेंटेन करें? इंडियन सब्सिडरी में, उसका इंडियन बुक में। सब्सिडरी नहीं, इंडियन बुक में कहीं। ठीक है, तो उसको आप सेट वन में लेंगे। और एक बात और सुनिएगा, यहां पे कॉमन इक्विटी का नाम क्यों नहीं आया, जरा बताइए। उसका पेड अप शेयर का नाम क्यों नहीं आया, बोलिए? यहाँ पेड अप शेयर का नाम क्यों नहीं आया? सर शायद इसलिए कि वहां का शेयर हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए। हाँ, वहां का शेयर तो वहां रखा हुआ है। हाँ, वो कैन वेरीफाई। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो पैसा कहाँ रखा हुआ है? इंडियन बुक में। इंडियन बुक में रखा हुआ है। सर इंडियन बुक का मतलब इंडिया में रखा हुआ कहीं पर। ओके, ठीक है। दूसरा, ये भी रखा हुआ कहाँ पे? इंडियन बुक में। तीसरा, रेमिटेबल सरप्लस रिटेन्ड इन इंडियन बुक, यानी जो आपने प्रॉफिट कमाया था उस बैंक ने, उसने इंडिया में ही जो प्रॉफिट रखा हुआ है, जो उसको क्या करना है, रेमिट करना है। लेकिन अभी तो है ना उसके पास, अगर है तो ऐड होगा। विच इज नॉट रिपेट्रेबल सो लॉन्ग एज द बैंक फंक्शन इन। और एक बात और बोली इसने, विच इज नॉट रिपेट्रेबल मीन्स वो एक बार अगर चला गया तो वापस आने नहीं आएगा, वो उसी को रखेंगे। नहीं सर, मतलब रेमिट, इसका तो मतलब ये बनता है कि जब तक वो इंडिया में फंक्शन कर रहा है तब तक नहीं दे सकता वो फंड को। नहीं, एक ये वाला पॉइंट, इज नॉट रिपेट्रेबल सो लॉन्ग एज बैंक फंक्शन, यानी वो बैंक जब तक इंडिया में फंक्शन कर रहा तब तक वापस नहीं आना चाहिए उसको, उस फंड को। दूसरा, इंटरेस्ट फ्री फंड रेमिटेड फ्रॉम एब्रॉड।
यहाँ तो रेमिटेबल लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है रेमिटेड, दोनों में क्या फर्क है? जहाँ सर उधर से आ रहा है, रेमिटेड दूसरा वाला उधर से आ रहा है, इधर से जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, उधर से आ रहा है, इधर से जा सकता है। तो जा सकता का मीन्स कहां पर है? अभी इंडिया में है। हाँ। और आ गया जो, वो भी इंडिया में है, रेमिटेड वो भी इंडिया में ही तो है। वो भी रेम। हाँ, तो दोनों को आप रख लेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड हेल्ड इन ए सेपरेट अकाउंट इन इंडियन बुक प्रोवाइडेड दे आर नॉट रिपेट्रिएबल एंड हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉसेस। तो यहां पर भी वही चीज है, जो बाहर जाएगा तो आएगा नहीं, और जो आ गया है वो जाएगा नहीं, ठीक। और यहां एक बात और बोलिए कि बाहर से कोई भी अगर फंड रेमिट हुआ है तो किस पर्पज के लिए हुआ है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, क्योंकि वो पैसा क्यों भेज रहे हैं इंडिया में? कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंटिंग सरप्लस अराइजिंग ऑफ सेल ऑफ एसेट, ये तो पहले भी आ गया था हमारा इंडियन वाले में भी, ठीक है। विच इज नॉट एलिजिबल फॉर रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन। लेस रेगुलेटरी एडजस्टमेंट कुछ भी हो तो वो आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। और अब बात आती किसकी, किसकी बात है? 81 की, ठीक है। 81 में कौन कौन सी चीज इंडिया में इंडियन बैंक्स के लिए दी जाती है? तो पहला है PNCPS, परपेचुअल, यानी इसकी कोई लाइफ, मतलब लाइफ नहीं होती है, लगातार चलते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर, ऐसे सर ये प्रेफरेंशियल शेयर। हाँ, सर यस बैंक का जो शेयर खरीद के उसने PNCPS में ही डाला था ना? मुझे आइडिया नहीं, यस बैंक का वीडियो शायद यूसी सर ने बनाया था, उसे देखिएगा क्या बात है, ठीक है। चलो, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है? प्रेफरेंशियल शेयर। कौन सा वाला प्रेफरेंशियल शेयर? नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जिसमें डिविडेंड ऐड नहीं होता है। पेड हो जाता है। नहीं सर, देगा तो देगा, नहीं देगा तो मतलब अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ाएंगे। और परपेचुअल माने इसका कोई टाइम नहीं है, वो कंटिन्यूटी विच चलेगा। कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगला क्या है? स्टॉक सरप्लस। अब इस स्टॉक सरप्लस और उस स्टॉक सरप्लस में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? पहले भी आया था ना स्टॉक सरप्लस सेट 1 में। ये बोलता है रिजल्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड इन 81, यानी एडिशनल टीयर 1 के आइटमों का अगर हम इश्यू निकालेंगे उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट का? एडिशनल टीयर 1 कैपिटल वाले। और एडिशनल टीयर 1 वाले कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट है डेट कैपिटल, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, PDI बोलते हैं। एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन, कहां पर एलिजिबल होना चाहिए वो? 81 में। एनी अदर टाइप इंस्ट्रूमेंट जनरली नोटिफाइड बाय RBI इंक्लूजन इन एडिशनल टीयर 1। इसका मतलब ये है, ये जो तीनों, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एडिशनल टीयर 1 के हैं। इधर भी वही बोला, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एडिशनल टीयर 1 के हैं, और इसमें भी यही बोला हुआ है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एडिशनल टीयर 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एडिक्वेसी, और कौन से लेवल पे? कंसोलिडेटेड लेवल की जब भी बात होगी तो अगेन वो वही वाला एग्जांपल है कि जो उसकी सब्सिडरीज हैं उसके पास जो भी कुछ होगा उसको यहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। कौन सा वाला ऐड करेंगे? जो कि 81 का होगा उसका। लेस रेगुलेटरी, अगेन वही बात आ गई कि उसमें से जो अगर कुछ कहा गया तो उसे आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब आ गए कौन से बैंक?
फॉरेन बैंक्स में क्या है, हेड ऑफिस बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी बाय फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर इंक्लूजन इन एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। अब इसने बोला कि कोई भी इंडिया का जो बैंक है वो अगर कुछ फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करता है, फॉरेन बैंक, ठीक है, और वो एडिशनल टीयर 1 की कैटेगरी में आता है, तो उसको आप ले लेंगे 81 के लिए। एनी अदर आइटम जो कि आरबीआई ने डिक्लेयर किए हैं तो ले लेंगे। अच्छा, इसमें बार बार एक वर्ड आ रहा है अलाउड बाय आरबीआई। इसका मतलब ये है कि ये जो टीयर 1 टीयर 2 का डेफिनेशन है, इसकी पावर किसके पास है? आरबीआई के पास होगा। आरबीआई के पास है। ठीक है, चलो अब हम किस में आ गए, बोलिए। इंडियन में टीयर 2। टीयर 2 में आ गए। ठीक है, यानी टीयर 2 में हम कौन से एलिमेंट लेंगे? टीयर 2 में लेंगे सबसे पहले कौन से बैंक के लिए बात करता है? इंडियन बैंक के लिए सर। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी आ रही है आवाज सर सर करके? हाँ हाँ हाँ, वो किसी कॉलर से शायद वो कर रहा है, देख लीजिए भैया, किसी कॉलर से हो रहा है। चलो, तो अब यहां पे बात आती है कि टीयर 2 में कौन सी कैपिटल ली जाएगी। सबसे पहले क्या लिया जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड कैपिटल, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व, जिसको हम एनपीए प्रोविजनिंग भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं जो न्यूमेरिकल में फंसाते हैं आपको। ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल में, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। प्रोविजन एंड लोन लॉस रिजर्व हेल्ड अगेंस्ट फ्यूचर प्रेजेंटली अनआइडेंटिफाइड लॉस which are freely available to meet losses which subsequently materialize will qualify for tier 2 capital। यानी ऐसा कोई भी रिजर्व या प्रोविजन जो आपके लॉस को रिकवर करने के लिए यूज हो जाए। ठीक है, जनरल प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट, फ्लोटिंग प्रोविजन, इंक्रीमेंटल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, provision held for country exposure, investment reserve account, excess provision which arise on account of sale of NPA, and counter cyclical provisioning buffer will qualify for tier 2। ठीक है, तो ये चीजें किसके लिए इंप्लीमेंट होंगी? इतने आइटम जो है टीयर 2 के जनरल प्रोविजन वाले आइटम है। ठीक है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये आपको न्यूमेरिकल में फंसाता है। क्या कहता है कि जो भी आपका प्रोविजन है, सपोज कीजिए आपका जो प्रोविजन है वो 600 करोड़ है। ठीक है, और आपने जो मेंटेन किया हुआ है करार, वो 9% मेंटेन किया हुआ है। इस 9% में इसका 1.25% ही आप ले सकते हैं किसमें? टीयर 2 में। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां देखिएगा, एक बैंक का मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, वहां पर 800 करोड़ इसका कैपिटल है, जिसमें टीयर 2 उसका है 150 करोड़। ठीक है, और ये 8% इज इक्वल टू कितना है? 9%। तो आपको ये बताना है कि ये जो टीयर 2 है इसका कितना ले सकते हैं हम। सॉरी, ये प्रोविजन इसका ये है, तो इस टीयर 2 में इसका प्रोविजन का कितना पार्ट आ सकता है बताइए?
9 करोड़ कितना? 9 नहीं 9 नहीं 7.5 करोड़ 7.5 करोड़। आपका 600 करोड़ का प्रोविजन है, इसका 1.25 7.5 करोड़, यानी इस 150 करोड़ में 7.5 तो आपका कहां से आया होगा? प्रोविजन से। और अदर आपका 142.5 कहां से आया होगा? अदर से। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। और बताते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में सबसे टिपिकल पॉइंट होता है। वो क्या करेगा, आपको डिफरेंट कैपिटल देगा। क्या देगा? डिफरेंट कैपिटल देगा और बोलेगा इसका एलिजिबल कैपिटल निकालिए, उसका एलिजिबल कैपिटल निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका ये प्रोविजन है 600 करोड़, ठीक है, 600 करोड़ 1.25% से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये 1.25% किसका है? ऑफ टोटल रिस्क, क्रेडिट रिस्क वेट एसेट। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क वेट में एक मैंने पॉइंट बोला था प्रोविजन, ये बोलना था मेरे को, CRR ये बोलना था, जो RWA है वो बोलना था। ठीक है, अब इसका जो प्रोविजन है, अगर इसका प्रोविजन में यहाँ पे 10 करोड़ ले लूं, तो आप 10 करोड़ में से मैक्सिमम कितना ले पाएंगे? ये RWA कितना ले पाएंगे? 7.5। क्यों ले पाएंगे 7.5? क्योंकि आपके RWA का 1.25% आप किस में ले जा सकते हैं? Tier 2 में। Tier 2 में। एक और एग्जांपल सुनिए, किसी का RWA 2000 करोड़ है, तो कितना आप प्रोविजन ले सकते हैं? सर कितना निकल के आएगा? 30 25। कितना? 25। हम्म। 25 आएगा। और यहां पे प्रोविजन है कितना? प्रोविजन कितना दिया हुआ है? 10 करोड़। तो आप कंप्लीट 10 करोड़ यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी ये पॉइंट समझ में आया तो सबके लिए एलोबरेट करिए तो जरा। किसी को भी ये पॉइंट अगर समझ में आया है तो बोलिए। इसमें ना रिस्क वेटेज ऐसा जितना भी है ना, उसका मैक्सिमम 1.25% हम ले सकते हैं। अगर उससे कम दिया है तो पूरा ले लेंगे हम। पूरा ले लेंगे। हाँ, और उससे ज्यादा दिया है तो 1.25% तक ही, यानी कि जितना होता है उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पर 9% कहाँ से आया है? 9% का जो पॉइंट है वो बेसिल वाला, वो कहाँ से आया? ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि इस बैंक ने 9% कंप्लीट किया हुआ है, जो कि 800 करोड़ है। वो 10% भी हो सकता है, 11% भी हो सकता है। ये तो मतलब एक रिजल्ट अवेलेबल है हमारे पास, पहले से डिक्लेयर है। तो यहाँ पर जो 600 करोड़ है और ये 800 करोड़ है, ये दोनों क्या है? 800 उसका कैपिटल है टोटल। 600 RWA है। हाँ RWA, वो पहले मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया था बोलने में, RWA।
और 800 टोटल कैपिटल है। उसका टोटल कैपिटल है। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ, जिसमें टीयर 2 कितना है उसका? टीयर 2 150 करोड़। 150 करोड़ है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। एक पॉइंट और बताइए आप मेरे को। हम्म, इफ दिस 8%, वो 8000, दिस 800 इज इक्वल टू 9%, तो 1% कितना होगा? 9 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1% निकालने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 88.88 88.88 आएगा। 88। ठीक है। तो एक जो ये मैंने एग्जांपल यहां दिया है, क्या इसमें कुछ कंट्राडिक्शन लग रहा है आपको? ये सर ये 800 का 600 जो है। हाँ हाँ, नहीं, इसमें ये जो व्हाइट कलर से राउंड कर रहा हूं मैं, हाँ अमाउंट थोड़ा ज्यादा है। ये तो ज्यादा ज्यादा होना हो चाहिए गया। था, अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा भी कंसर्न इस पे नहीं था। मेरा हाँ कंसर्न ठीक किस है, पे था? वो ठीक है। अब प्रोसीड्यूर आरडब्ल्यूए में से था। का रिलेशन प्रोविजन से क्या होता है ये बताने का था। ठीक है सर, ठीक, समझ गया। चलो अब एक बात और देखिए, यहां जो ये रेड कलर से रिवाइज कर रहे हैं इसको हम, however these items together will be admitted as tier 2 capital up to a maximum of 1.25% of total credit risk weighted asset। ये मैंने कल या परसों, जो परसों क्लास थी उसमें बोला था कि जो ये क्रेडिट लिखा हुआ है, इस क्रेडिट की जगह अगर टोटल भी लिखा हो, क्या लिखा हो, टोटल, तो भी चलेगा, क्योंकि रिस्क वेटेड एसेट हमारा सिर्फ किस में निकलता है? क्रेडिट 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 में निकलता है। और ये तब यूज करेंगे जब आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? आईआरबी। नहीं, आईआरबी नहीं, स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज करें। हाँ हम लोग, ठीक है। और अगर आप आईआरबी यूज करेंगे तो क्या कहता है? अंडर इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच where the total expected loss amount is less than the total eligible provision, bank may recognize the difference as tier 2 capital up to a maximum of कितने परसेंट? 0.6%। कौन से मेथड में बोल रहा है? क्रेडिट रिस्क, आईआरबी में। अगर आप आईआरबी क्वेश्चन लिखा होगा उसमें कि आईआरबी मेथड से निकाला है, तो आप बोलोगे 0.6% लेंगे, जो यहाँ पे 1.25 लिखा है ना। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? नहीं। अभी जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो इन पॉइंटों को रिवाइज करेंगे। अगला पॉइंट, प्रोविजन ascribed to identified deterioration of particular asset or loan liabilities whether individual or grouped should be excluded। तो उसने बोला हुआ है कोई पहले से पर्टिकुलर एसेट के लिए कोई प्रोविजन है जो वो एसेट खराब ही हो रहा है, मतलब खत्म ही हो रहा है, उसको नहीं लेना है उस प्रोविजन को। यानी एक पर्टिकुलर लोन के लिए, पर्टिकुलर एसेट या लोन के लिए अगर कुछ प्रोविजन है जो क्या हो रहा है, वो मतलब लोन बिल्कुल खत्म हो गया है, उसके प्रोविजन को आपको वहां पर नहीं लेना है। क्योंकि एक प्रोविजन तो होता है कि सब स्टैंडर्ड पे प्रोविजन हुआ है, एक है कि बिल्कुल अब तो पता है कि ये पैसा कभी नहीं आएगा हमारे पास, तो आप मान लीजिए कि वो पैसा डूब गया आपका, उसको कैपिटल में मत ले जाना। According, for instance, specific provision on NPA, both at individual account, at portfolio level, provision in lieu of the diminution of fair value of asset। समझ में आई बात? ऐसा कोई लोन या एसेट जिसका वैल्यू कम हो गया है, मतलब आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब ये नहीं आएगा, उसका प्रोविजन नहीं लीजिएगा। इन केस ऑफ द रीस्ट्रक्चर एडवांसेस, provision against deep depreciation in the value of investment will be excluded। और
वो कहता है रीस्ट्रक्चर जो एडवांसेस होते हैं उसमें जो डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट में प्रोविजन है उसको भी आप नहीं लेंगे। डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक, कोई भी जो डेट कैपिटल इश्यू की गई है उसको कहां पर लेंगे आप? हाँ बोलिए। टैट में टीयर 2 में लेंगे, ठीक है। अगला आया सर सबऑर्डिनेट डेट किसको बोलते हैं? सबऑर्डिनेट डेट, ये कहा जाता है कि इंडिया में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं चलते हैं। अच्छा, मतलब ये जो सबऑर्डिनेट डेट का कॉन्सेप्ट है इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता, इसलिए कहीं पर भी सबऑर्डिनेट डेट के बारे में ज्यादा बात करी नहीं गई है। ओके। प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, देखो ये है पीसीपीएस, वो क्या था? पीएनसीपीएस हाँ वो था नॉन क्यूमुलेटिव था, ये कौन सा है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव वाले को आप टीयर 2 में लेंगे और नॉन क्यूमुलेटिव वाले को किस में लेंगे? टीयर 1 ले सकते 81 में। 81 में। एडिशनल तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। अब यहां पे देखिएगा ये रिडीमेबल है और ये कौन सा था? परपेचुअल। यूनिवर्सल। परपेचुअल। तो रिडीमेबल का मतलब बीच में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, ये 3 आइटम जो है किस में लेंगे? टीयर 2 में। स्टॉक सरप्लस, कौन सा स्टॉक सरप्लस? जो किससे मिलेगा? टीयर 2 कैपिटल से, उसको भी लेंगे। वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एडिक्वेसी एट द कंसोलिडेटेड लेवल, तो कंसोलिडेटेड लेवल बार बार वही सेंटेंस आ रहा कि आपका जो सब्सिडरी है उसके पास अगर कोई टीयर 2 है तो उसको भी आप अपनी कैपिटल में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसको आरबीआई बोलेगा उसको भी ऐड कर लेंगे। कोई भी रेगुलेटरी एडजस्टमेंट करने हो तो उसे क्या करेंगे? लग रहा बहुत ही टफ टॉपिक चल रहा है आज। कटर हम माइनस कर देंगे इसमें। माइनस कर, चलो अब हम बात करते हैं किसके लिए? फॉरेन बैंक की सर ब्रांचेस के लिए। हाँ। सर फॉरेन बैंक। सर ये टीयर 2 कैपिटल का जो लास्ट अपने पढ़ाया था उसमें एक डाउट था मेरा, मैंने क्वेरी भी रेज किया था, उसको दोबारा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है सर। वो था ये था कि सर कुछ था कि लास्ट 5 ईयर टू मैच्योरिटी द बोरोइंग सब्जेक्ट टू प्रोग्रेसिव डिस्काउंट एज पर द लेट डाउन नॉर्म बाय आरबीआई। तो ये लास्ट 5 ईयर टू मैच्योरिटी कहीं पे नरेशन में टेक्स्ट में लिखा हुआ था कहीं पे? नहीं सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, ये सर जो बता रहा हूँ मैं, बेसल का जो आपका क्लास 3 था वो जेबी सीआईबी का कंबाइन का, उसमें से सर मैंने ये लिया हुआ है। तो उसमें टायर 2 का जो था सेकंड पार्ट, एक पार्ट में आपने 1.25 वाला कॉन्सेप्ट था, दूसरा पैराग्राफ का ये था। अच्छा तो एक काम करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट दे देंगे आप मेरे को? स्क्रीनशॉट नहीं आ पाया, नहीं तो मैं दे देता पहले से ही, लेकिन उसको मैंने टाइप किया हुआ था क्वेरी में, आपका मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने क्वेरी पे डाला हुआ है उसका। ग्रुप में डाला हुआ है? हाँ सर। तो चलो मैं मिस हो गया होगा, मैं देखता हूँ उसको। है ओके सर, ठीक है। ठीक है चलो। हाँ तो एलिमेंट ऑफ टीयर 2 कैपिटल इन केस ऑफ फॉरेन बैंक, तो जितनी बातें हमारी डोमेस्टिक बैंक के लिए आई उसमें बिल्कुल जैसा इंडियन बैंक में प्रोविजन यूज होता है वैसा ही होगा। एचओ लेवल पे बोरोविंग जो है उसको टीयर 2 में लेंगे, लेकिन टीयर 2 डेट कैपिटल वाली। रीवैल्यूएशन रिजर्व अभी भी देखिएगा फॉरेन बैंक में कहां दिया हुआ है? टीयर 2 और इंडियन बैंक में टीयर 1 में दिया हुआ है। सेट 1 और टीयर 1 में भी नहीं, सेट 1 में। ठीक। हाँ, उनका भरोसा नहीं कर सकते। लेस तो अपना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बातें हमारी हुई थी कि जो भी हमारी कैपिटल का जो वो रहेगा वो इस तरह से रहेगा।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस बार छप जाए आपके क्वेश्चन। रेगुलेटरी एडजस्टमेंट क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ रहे थे ना यस, लास्ट में सब कि भैया बताया। वो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट क्या होते हैं। तो उसने बोला अप्लाइड टू रेगुलेटरी कैपिटल बोथ एट सोलो एंड कंसोलिडेटेड लेवल पे। क्या क्या चीज है रेगुलेटरी एडजस्टमेंट? गुडविल एंड ऑल अदर इंटेंजिबल एसेट। वो कहता है जो हवा हवा में है ना उसको हटा दो। हवा हवा में क्या कहेगा कि मेरा जो है ब्रांड वैल्यू $5 बिलियन का है, कहता है उससे कुछ नहीं होता। किंगफिशर का वो चिड़िया सर। हाँ, कभी उड़ जाएगी। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट होते हैं ना आपके पास, ये आपको हाँ, सर। अल्टीमेटली क्या करने पड़ेंगे? वो तो देना है पे ना करने सर। पड़े, देना है। डेफर्ड टैक्स कैश फ्लो लायबिलिटी जो है, होता है वो देना होता है, एसेट हाँ मतलब वो देना ही पहले है। से दिया हुआ है। हाँ, तो डेफर्ड का मतलब जो अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देना है आपको। ठीक है, ऐसे ही है कैश फ्लो हेज रिजर्व्स। नहीं सर, डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब ये हो सकता है कि बाद में देना है लेकिन अभी से दे रहे हैं। नहीं, एडवांस टैक्स शायद इसे बोलेंगे ना। ना वो हाँ, एडवांस एडवांस टैक्स होता आई है, थिंक। वो सर एडवांस टैक्स अलग चीज है। ठीक तो है, सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, ये एसेट समझ में नहीं आ रहा है। ये एसेट समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, डेफर्ड टैक्स मैं लायबिलिटी तो समझ में आता है कि आपको बाद में देना है, आप मतलब वो मैं बता तो रहा हूँ डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो बाद में देना था लेकिन आज मेरे पास रखा हुआ है 50 करोड़ रुपीस। तो अगर आज मेरे पास है तो मेरे पास किस में है ये? एसेट में, वो एसेट में। मतलब कैपिटल में है। कैपिटल। हाँ, ठीक है, उसको नहीं ले सकते, और नेक्स्ट ईयर में मैं इस पेमेंट को क्या करूंगा? देना है मुझे। देना है। तो ये मान लो कि देना ही है, उसको अपनी कैपिटल से माइनस कर लो। जोड़ना नहीं है अभी। हाँ, जोड़ना नहीं, डिडक्शन है ये। ठीक है। हाँ अच्छा, शॉर्टफॉल इन स्टॉक ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। कुछ एक्सपेक्टेड लॉस है आपका, प्रोविजन जो किया हुआ है, तो उस चीज का शॉर्टफॉल। गेन ऑन सेल रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन समझते हैं कि जो आप लोन खरीद लेते हैं, करेंगे हम। ठीक है, इन पॉइंटों को केवल एक नैरेटिव फॉर्म में कर लीजिए, एक सिंपल एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, गेन ऑन रिलेटेड सेल, हाँ मैंने पूछा था कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन से फायदा होता है। आपने 50 करोड़ का एनपीए लिया और वो 60 करोड़ का इनकम आया आपसे, तो जब आप उसका प्रॉफिट लेंगे तो वो प्रॉफिट की बात करता है। क्यूमुलेटिव गेन्स एंड लॉसेस ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क एंड फेयर वैल्यूड फाइनेंशियल लायबिलिटी। यहाँ पे बोलता है कि कोई एक ऐसी वैल्यूएशन आप कर रहे हैं, फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें या तो गेन हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, तो उसको भी आप एडजस्ट करेंगे। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन फंड एसेट एंड लायबिलिटी। डिफाइंड पेंशन फंड एंड एसेट एंड लायबिलिटी, ये दो बार टाइप हो गया क्या या कुछ और है? एक ही, दो बार हो ये गया। बुक में भी 2 ही बार है सर। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन फंड, एकदम एक ये है। प्रोविडेंट फंड हो सकता है शायद ना, लेकिन कुछ तो चेंज होगा ही। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एंटिटीज। आपने कहीं पर बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस एट एक्सपोजर। तो ये सारी चीजें आपको अगर करी हैं तो करनी है। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशनल वाला है ये अब इसका यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि जो 2.5 वाला अचीवमेंट है वो 1 अक्टूबर से अब क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है, सर 0.625 का इंक्रीमेंट था ना हर ईयर? हाँ पर ईयर पॉइंट ये है ना, और अब ये पुरानी बातें हो गई हैं तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं अब। हाँ ठीक है, सीसीबी में बात करेंगे इसकी। ठीक है। सीसीबी जो ट्रिपल सीबी वाला चैप्टर लेंगे ना तब बात काउंटर करेंगे। साइक्लिकल। हाँ, चलो तो आज के लिए हम इतना ही कवर कर रहे हैं, और आप लोगों से
क्या बोलते हैं, अगेन रिक्वेस्ट है कि क्लास में जो लोग थे 4-5 लोग क्लास छोड़ के जा चुके हैं, 4-5 क्लास के लोगों का सिर्फ लॉगिन हुआ है, ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेशंस करिए, ठीक है। सर पढ़ाई हम कैसे करें? हम तो ये क्लास में तो अटेंड हो रही हैं और होंगे भी, और Yes, sir. जो अपना पढ़ाई है वो कैसे करें? रिवीजन, हाँ, इसी रिवीजन का सर, क्लास का। जो हमने किया, जो हमने बात कर ली उसे पक्का करते हुए चलिए। सर ये एक बार में नहीं याद रह पाता। हाँ सर, ये तो बात सही है। मैं जो करता हूँ, आपका जो वीडियो है वो ट्रेन में पढ़ लेता हूँ, जो आज का टॉपिक है। हाँ, थोड़ा पढ़ने की कोशिश आदत डालिए ना, मतलब सीआईबी किसी भी तरह कर लीजिए भैया पूरा। यस सर। किसी भी तरह से, बिना पढ़े नहीं होगा, मैं फिर बता देता हूँ। बिना सर पढ़े तो फॉर्म नहीं फिलअप होगा। सोच रहे हैं सर फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा? जेआईबी तो स्टार्ट हो गया शायद 1 दिसंबर से है शायद, या 8 दिसंबर से है। क्या 1 दिसंबर है सर। रजिस्ट्रेशन सीआईबी का? हाँ हाँ, 1 दिसंबर से शुरू होगा। 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर। जी सर। चलो गुड नाइट। ओके सर, गुड गुड नाइट। नाइट। अगला क्लास जो है कल है सर? नहीं, कल परसों में बोलता रहा मैं, क्लास के बीच में कल होगा परसों होगा, मैं हम्म। इंटीमेट करूंगा। ओके लेकिन सर। आपका तो टाइम पक्का है, रोजाना जो है 9 पढ़ना बजे है। से पढ़ लीजिए आप, जी सर। ठीक है। कुछ ओके। रिवाइज कीजिए, या इन्हीं टॉपिक पे दूसरे वीडियो देखिए, दूसरे चैनल्स के वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन किसी भी तरह से इसको रिवाइज करिए। सर ये ऐप में कब तक अपडेट हो जाता है सर? ऐप में अब तो सर आजकल ये तो जल्दी दूसरे कर दे चैनल रहे का हैं। अच्छा नहीं लगता। नहीं, देखिए कहीं इतना का डीपली अच्छा नहीं कोई मिल पढ़ाता जाए। सर, इतना डीपली नहीं कोई पढ़ाता है। डीपली कोई पढ़ाता ही नहीं, मैं तभी तो आपसे हाँ कह सर, रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता है। तो अब तो लाइन टू लाइन लेके चलते हैं। नहीं, जरूरी है सीआईबी भाई, जरूरी है। पिछले बार कई बच्चों ने बहुत मेहनत किया था, फिर भी 1 आध मार्क्स कम रह गया उनका। मेरा ही सर 48 आया था। सर ये आपकी हाँ। वीडियो देखने के बाद में इसके बाद में जो आपका ऐप है, हाँ, जो हमारा सर ऐप है, उसमें सर उसमें कहीं कोर्स वोर्स रहता है कि जैसे अभी तो मैं खाली बुक लेके बैठा हूँ और एक अपनी रफ नोटबुक, हाँ, या फिर आपके जो वीडियो है वो ब्रांच में लंच टाइम में देख लेता हूँ दोबारा एक बार कि कल क्या पढ़ाया था। हाल के आज मेरा दूसरा ही दिन है, हाँ। तो इसके अलावा अभी आप कहते हैं कि ऐप में क्या अपडेट होता है, मतलब